हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एंटीबॉडी जो है एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। अलग अलग एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया था, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। इनमें से हमने बताया था कि जो कोलोस्ट्रम होता है तो वहाँ पे IgA एंटीबॉडीज़ फाउंड होती हैं। इसलिए ये सजेस्ट भी किया जाता है कि आफ्टर पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद में जो IgA है कोलोस्ट्रम के अंदर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है। देन IgG जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। IgE के बारे में बताया था कि ड्यूरिंग एलर्जी द लेवल ऑफ इयोसिनोफिल इंक्रीजेज, जिसको इयोसिनोफिलिया भी कहा जाता है, जिसमें IgE जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इन एलर्जी के टाइम पे। आज हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में भी वहाँ पे हमने बताया था कि इम्यूनिटी बॉडी का वो डिफेंस मैकेनिज्म है, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉडी की वो एबिलिटी है जिसमें जो वो फाइट करती है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है। तो इम्यूनिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं? तो हम ये बोलेंगे सिंपली कि व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस, जब कोई भी होस्ट एक्सपोज होता है एंटीजेंस से तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसकी बॉडी में। इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, देखते हैं। When a host is exposed to antigens, then antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. यही बात हमने बताया कि जब किसी होस्ट को एक्सपोज करते हैं तो एंटीबॉडी बन जाती हैं उसकी बॉडी में। ठीक है। मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर आ गया तो उसको किल करने के लिए आपकी एंटीबॉडी जो है वो बन जाएंगी। इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और अपना रिस्पॉन्स देने में टाइम लगाती है। इट इज़ स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स रेस्पॉन्स। ठीक है। उसके बाद में दो तरीके की होती है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देखते हैं नेचुरली में क्या होता है। तो हम ये बोलेंगे कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नेचर एंटर इनटू द बॉडी। नॉर्मली एनवायरनमेंट से जब एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटर कर जाएं बॉडी के अंदर तो वहाँ पे जो इम्यूनिटी होती है उसको बोलते हैं नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। नेचुरली वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट और नेचर दे एंटर इन द बॉडी। देन इम्यून सिस्टम जो है इज स्टिमुलेटेड। इस टाइप के केस में क्या होगा, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा और बॉडी जो है क्या प्रोड्यूस कर देगी, एंटीबॉडीज़। ठीक है। इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होंगी। देन मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। इस टाइप की इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। ठीक है। तो मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड और वो क्या करेंगी, इसलिए इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। आपने नोटिस भी किया होगा कि मीजल्स के केस में या चिकन पॉक्स अगर आप लोगों को हुआ है, लगभग लोगों को होता है चिकन पॉक्स। ठीक है। तो एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है। जो माता वगैरह बोलते हैं ना कि छोटी माता बड़ी माता, इस तरीके से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उसके अगेंस्ट। दोबारा वो नहीं होती। ठीक है। अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हुआ है तो दोबारा नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देयर आर चांसेस कि दोबारा भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली आप नोटिस करेंगे, आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि एक बार अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, मीजल्स हुई है, तो उसकी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। वो दोबारा लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी वो कर लेता है उसके अगेंस्ट। ठीक है। देन आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी से क्या समझते हैं हम लोग कि हम लोग जो होस्ट है उसमें कुछ वीकेंड एंटीजेंस डाल देंगे। वीकेंड जो भी पैथोजन है उसको वीक करके डाल देंगे। ठीक है। चाहे हीट से करो, चाहे किसी भी तरीके से करो, चाहे रेडिएशन से करो। ठीक है। मान लो कोई भी पैथोजन है उसको हमने हीट किल्ड कर दिया
या वीक कर दिया, ठीक है, रेडिएशन से कर दिया मान लो, और उसको बॉडी में डाल दिया, तब अब वो वीक कर रखा है तो वो अपना रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा जनरेट नहीं करेगा हमारे अंदर, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब दोबारा जब वो उस टाइप का पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आ गया तो वो उसको तुरंत एंटीबॉडीज़ किल कर देंगी। देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनएक्टिवेटेड बाय हीट और रेडिएशन, जिनको इनएक्टिवेट कर दिया है हमने हीट या रेडिएशन से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो कोई टाइफाइड का बैक्टीरिया है, उसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया है, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं ये जब कि इनएक्टिवेटेड बाय हीट और रेडिएशन एंटर्स द बॉडी। वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो बता रहे हैं कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हीट किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, और जब वो एक्टिव बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा तो वो एंटीबॉडीज जो हैं उसको किल कर देंगी। तो ये होता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्टिव इम्यूनिटी के बाद में पैसिव इम्यूनिटी में हम ये बोलेंगे कि जब रेडीमेड एंटीबॉडीज जब प्रोवाइड की जाती हैं तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी। मान लो किसी को स्नेक ने काट लिया, ठीक है, तो हम ये वेट तो नहीं कर सकते ना कि भाई उसकी अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है, और तब वो जाके क्योर होगा, वो एंटीबॉडीज़ को प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है ना, हम वो वेट तो नहीं कर सकते। इसलिए पैसिव इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं वो उसके जो भी पर्सन है उसके अंदर डाल दी जाती हैं। सो दो तरीके की होती है ये भी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या बोलेंगे कि जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता है। आप सभी जानते भी हो कि जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है उसका इम्यून सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं है कि वो खुद से अपनी एंटीबॉडीज़ को बना सके, तो उसको एंटीबॉडीज़ कहाँ से मिलती हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जन्म से पहले तो वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं IgG जो कि क्रॉस कर सकती हैं प्लेसेंटल बैरियर को, ठीक है, IgG जन्म से पहले, और जन्म के बाद में IgA कहाँ से मिलेंगी, वो कोलोस्ट्रम से मिलेंगी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं कि न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हु डू नॉट हैव देयर वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम दे आर प्रोटेक्टेड बाय मैटरनल एंटीबॉडीज़, ठीक है, वो कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, मैटरनल एंटीबॉडीज़ के द्वारा, ठीक है, जो उसकी मदर के एंटीबॉडीज़ हैं वही तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। देन बिफोर डिलीवरी, बर्थ से पहले की अगर बात करें, सो द एंटीबॉडीज़, कौन सी एंटीबॉडीज़, IgG, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ इसको, IgG दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, दे रीच द प्लेसेंटा एंड एंटर्स द चाइल्ड सर्कुलेशन वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो IgG हैं ये पहुँच जाती हैं प्लेसेंटा तक एंड वो रीच करती हैं चाइल्ड के सर्कुलेशन थ्रो अम्बिलिकल कॉर्ड। देन बर्थ के बाद में कौन सी होती हैं, थ्रो कोलोस्ट्रम। कौन सी एंटीबॉडीज़, बार बार बता रहा हूँ मैं, IgA, ये पॉइंट भी ज़रूरी है। सो दीज आर नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम, मान लो किसी को बहुत खतरनाक बीमारी है कोई और उसका इम्यून सिस्टम इतना काबिल नहीं रखता है कि वो एंटीबॉडीज़ खुद से बना सकें, तो उसको डायरेक्टली हम जो एंटीबॉडीज़ है वो देनी पड़ती हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम। क्या लिखा है, एक्सटर्नल एंटीबॉडीज आर गिवन टू सच पेशेंट्स हु डू नॉट हैव देयर वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम। दिस एंटी सीरम कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिजीज। इस एंटी सीरम में क्या होता है, इट कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिजीज। किसी भी पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मैंने बताया था स्नेक बाइट वाला केस कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो वहाँ पे हम ये वेट नहीं करेंगे कि भाई उसकी जो जिसको सांप ने काटा है उसकी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू डायरेक्टली एंटी सीरम के एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं। देन बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये क्या है, आपकी NCERT से लिए हुए कुछ सेंटेंसेस हैं, देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ
मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये कंसेप्ट जो है किसके ऊपर बेस्ड है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। देन इन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में क्या होता है? ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स। इन वैक्सीनेशन देयर इज ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन। अभी हमने बताया था वैक्सीनेशन में किस तरीके से वो काम करता है कि हम पैथोजन जो है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं बाय हीट और रेडिएशन। वीकेंड पैथोजन को बॉडी में डाल देंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। यही कंसेप्ट होता है वैक्सीनेशन का। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं। सब कुछ टाइप्स हैं बेसिक से देखते हैं। टॉक्सोइड्स वैक्सीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सोइड्स लाइक डीपीटी। डीपीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज डिप्थेरिया पर्टूसिस टिटनस। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन्स में भी इन द फॉर्म ऑफ किल्ड पैथोजन लाइक साल्क वैक्सीन जो कि इंजेक्टेबल होती है, पोलियो वैक्सीन, इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा वैक्सीन्स जो है वो अटेन्यूएटेड लाइव पैथोजन की फॉर्म में भी हो सकती हैं लाइक बीसीजी। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बैसिलस क्लैमिटीग्यूरिन। ओपीवी, ओपीवी स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। एमएमआर, मम्प्स मिजल्स रूबेला, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये होती हैं अटेन्यूएटेड। आपसे बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यहाँ कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि वो एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग करके, कि एक तरफ दे दिया टॉक्सोइड्स, देन किल्ड पैथोजन, देन अटेन्यूएटेड लाइव पैथोजन, ठीक है, और दूसरी साइड दे दिया कि साल का वैक्सीन, देन डीपीटी, देन बीसीजी, इस तरीके से। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी से ही लिया हुआ एक पॉइंट है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बनाने के लिए काम आती है? एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स इन बैक्टीरिया और ईस्ट। जैसे हिपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिपेटाइटिस बी जो है वैक्सीन इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। देन एलर्जी क्या होती है? तो एलर्जी हम बोलेंगे कि जब हमारी बॉडी कुछ रेस्पॉन्स शो करती है, किसी भी बाहरी कोई केमिकल है उससे हमारी बॉडी कोई रेस्पॉन्स शो करेगी, तो वहाँ पे कुछ रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एग्जेगरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स हुआ है टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। और जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है एलर्जेंस। एलर्जेंस आर द सब्सटेंसेस और द केमिकल्स विच इवोक एलर्जी। जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको एलर्जेंस कहा जाता है। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। उसके अलावा एलर्जी के टाइम पे मैंने बताया था कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। द एंटीबॉडीज़ आर IgE टाइप, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ई स्टैंड्स फॉर एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ पे इओसिनोफिल्स का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इओसिनोफिल काउंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलर्जी। एलर्जी के समय में इओसिनोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देन एलर्जी कब होती है? ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स। कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स से हिस्टामिन रिलीज होता है एंड हिस्टामिन इज ए वैसो डायलेटर। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है। ठीक है, तो अगर सिम्टम्स की अगर बात करें कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आँखें हैं उनमें से पानी आएगा। ठीक है, स्नीजिंग भी हो सकती है, इचिंग भी होगी, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी या इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगी और उस पॉइंट पे हीटिंग इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। ये सब साइन होते हैं एलर्जीज़ के। ठीक है, अगर हम क्योर की बात करें कि व्हाट इज़ द क्योर ऑफ एलर्जीज़, तो हम बोलेंगे कि यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन एंड एड्रेनलिन, इनके क्योर से हम जो एलर्जीज़ हैं उससे बच सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि जो खुद का इम्यून सिस्टम की जो सेल हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती
बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और वो खुद की ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं उनको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़। सो हम क्या बोलेंगे कि इम्यून सिस्टम एक्ट्स अगेंस्ट वंस ओन सेल्स एंड डिस्ट्रॉय इट। खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करना जो है वो स्टार्ट कर देता है इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि खुद की सेल कौन सी है और दूसरे की सेल कौन सी है। सो वो खुद की सेल को ही ये समझेगा कि कोई बाहर से सेल है और उसको ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। देन लिम्फोसाइट्स, दे आइडेंटिफाई सेल्फ एज नॉन सेल्फ। कौन सी सेल्स होती हैं बेसिकली? लिम्फोसाइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं खुद की सेल्फ को, जो खुद की सेल्स हैं उनको एज नॉन सेल्फ, ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है, ये डिटेल में यहाँ पे नहीं करवा रखा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो कौन कौन सी होती हैं। तो दिस कैन बी फ्रेम्ड एज क्वेश्चन इन योर नीट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। सो कौन कौन सी होती हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, हैशिमोटोज डिजीज एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दीज आर द ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इट इज़ आइडेंटिफाइड एज नॉन सेल्फ। उसको जो सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स वो आइडेंटिफाई करती है कि ये खुद की सेल नहीं है और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। तो जॉइंट पेन की शिकायत यहाँ पे बन जाती है इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट्स में बहुत तेज़ी से पेन होता है। क्यों होता है? बिकॉज द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स इज आइडेंटिफाइड एज नॉन सेल्फ एंड इट इज डिस्ट्रॉयड, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। देन लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स? तो हम क्या बोलेंगे कि द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड या और मैच्योरेशन, ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन, ठीक है, ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। जहाँ पे ओरिजिन होता हो, मैच्योरेशन होता हो और उनका प्रोलिफरेशन होता हो, किनका? लिम्फोसाइट्स का। उन ऑर्गन्स को बोला जाता है लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। यही पॉइंट लिखा है, बोन मैरो एंड थाइमस दीज आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। यहाँ पे क्या होता है? इमेच्योर लिम्फोसाइट्स दीज आर डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, कहाँ पे? डिफरेंशिएट हो जाती हैं जो एंटीजन सेंसिटिव जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर। देन आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। मैच्योरेशन के बाद में जो ये लिम्फोसाइट है वो कहाँ माइग्रेट करती हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of small intestine and vermiform appendix. These are the secondary lymphoid organs. This also can be framed as a question. So आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के इंटरेक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। कौन? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, व्हाट फंक्शन दे डू, वो क्या फंक्शन करते हैं? सो द आंसर इज दे प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन, ठीक है, जो बाद में प्रोलिफरेट करेंगी एंड दे विल बिकम द इफेक्टर सेल्स विच देन प्रोलिफरेट एंड बिकम द इफेक्टर सेल्स। ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देन बोन मैरो जो होता है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। देन ऑल ब्लड सेल्स, जितने भी ब्लड सेल हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि मेन लिम्फोइड ऑर्गन इज, ऑप्शन आपको मिलेंगे बोन मैरो, देन थाइमस, देन स्प्लीन, देन लिम्फ नोड्स, इस तरीके से। सो ध्यान रखना है कि बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। और वो बोन मैरो क्या करता है? हम ये बोलेंगे कि जितनी भी ब्लड सेल्स हैं
इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी ब्लड सेल हैं वो सारी यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। कहाँ पे? बोन मैरो में। देन थाइमस जो है ये एक लोब्ड ऑर्गन होता है, प्रेजेंट नियर हार्ट और बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। जो स्टर्नम होती है, चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, उसके नीचे थाइमस प्रेजेंट होता है। थाइमस बर्थ के समय में बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थाइमस का साइज़ जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी द साइज ऑफ थाइमस इज स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट, छोटे से छोटा जो साइज़ है वो हो जाता है थाइमस का। देन बोथ बोन मैरो एंड थाइमस ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोन मैरो एंड थाइमस जो है वो क्या करते हैं? दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी बी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि बी जो है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, जो बर्ड्स के अंदर एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है, वहाँ से लिया हुआ है, लिम्फोइड टिश्यू होता है। देन टी लिम्फोसाइट स्टैंड फॉर थाइमस। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर बी लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो बी स्टैंड फॉर बोन मैरो, क्योंकि बर्सा ऑफ फैब्रिशियस हमारे अंदर अब्सेंट होता है। देन स्प्लीन के बारे में बात करेंगे तो स्प्लीन के बारे में आप जानते हो कि ब्लड बैंक होता है। स्प्लीन एक्ट्स एज फिल्टर ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करने का काम भी करता है। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है इसे, कि आरबीसीज जो है अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद, यानी कि 120 दिन के बाद जो आरबीसीज डेड होंगी वो स्प्लीन में पहुंच जाती हैं। ठीक है, इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। यहाँ पे क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं और फैगोसाइट्स होते हैं। ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, बीन शेप्ड ऑर्गन। देन लिम्फ नोड्स, ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। ये बोन मैरो एंड थाइमस, दीज आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एंड उसके बाद स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट, टॉन्सिल्स, स्पायर्स, पैचेस, अपेंडिक्स, दीज आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो स्प्लीन के बारे में आपको बता दिया। देन लिम्फ नोड्स, दे आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर ये लोकेटेड होते हैं अलोंग लिम्फेटिक सिस्टम, हम ये बोल सकते हैं। देन लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या फंक्शन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उनको। एंटीजन्स ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड्स, जो एंटीजन्स ट्रैप कर लिए हैं लिम्फ नोड ने, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। वो लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रेस्पॉन्स, और वहाँ पे इम्यून रेस्पॉन्स शो करते हैं। क्या पॉइंट बोला मैंने? कि जो एंटीजन्स ट्रैप कर लिए गए हैं लिम्फ नोड के द्वारा, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन होगा, इससे इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट होगा। देन माल्ट इंपॉर्टेंट है कि एक लिम्फोइड टिश्यू होता है। ठीक है, जो हम ये बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। माल्ट स्टैंड्स फॉर म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। लगभग 50% जो है उसके अप्रोक्सीमेटली ये कंट्रीब्यूट करता है। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो यूट्यूब के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जब आप सर्च करेंगे टुडे एक्सपी एजुकेशन तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।